We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम समाज विज्ञान के इतिहास के पहले चैप्टर का 6वां पार्ट देखेंगे। 6वें पार्ट में 5वां पॉइंट है राष्ट्र की दृश्य की कल्पना, कि किस तरीके से एक राष्ट्र की कल्पना की गई है एक दृश्य के माध्यम से। करा कि राष्ट्र की कल्पना करा कि कलाकारों ने एक राष्ट्र को दर्शाने के लिए एक महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने उदारवाद, न्याय और प्रजातंत्र जैसी अमूर्त भावनाओं को दर्शाने के लिए औरत को एक रूपक के तौर पे लगाया था और उसकी तस्वीरों को सिक्कों और टिकटों पे छापा गया था ताकि लोगों में इसकी पहचान घर जाए। जिस तरह हम अपने भारतवर्ष में भारत माता की छवि हर जगह देखते हैं और उसी में आत्मसम्मान देखते हैं, उसी प्रकार फ्रांस और यूरोप में भी राष्ट्र की दृश्य की कल्पना एक औरत के माध्यम से की गई थी। यहाँ पे चित्र में दिखाया भी गया है कि इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है, यानी कि यह काल्पनिक तस्वीर है जो फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतिनिधित्व करती है। आइए हम देखते हैं कि क्या कराया आगे। करा कि किसी राष्ट्र को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान नहीं है। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, यानी कि कोई शासक है, कोई राजा है, उसके चित्र को अभिव्यक्त करना यानी कि स्वरूप देना, मूर्ति के रूप में बनाना आसान होता है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए ये आसान नहीं होता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानकीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, यानी कि उसको किसमें एक व्यक्ति के स्वरूप में चित्रित किया। और उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। कब? 18वीं और 19वीं सदी में। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए, यानी कि व्यक्ति के स्वरूप कपड़े पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, यानी कि वह वास्तविक महिला नहीं थी, वह क्या था? एक परिकल्पना दृश्य था। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। यानी कि क्या हुआ? यानी कि इसी दृश्य को सामने लाते लाते वो क्या हुआ? एक रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया, यानी कि नारी के रूप का प्रयोग किया और इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया जाता था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। क्या है? टूटी जंजीर। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो। क्या बंधी हुई हो? पट्टी बंधी हुई हो और वह तराजू लिए हुए है। जैसे कि हमारे उच्च न्यायालय में या कोर्ट वगैरह में भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक हाथ में तराजू और आंखों पे काली पट्टी बंधी हो जाए, और कहा भी जाता है कि कानून अंधा होता है। तो इस तरीके से उस रूप को बनाया गया। इस प्रकार के नारी रूपक का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। कब? 19वीं सदी में। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाम दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, यानी कि मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पे लगाई गई। यानी कि ये लाल टोपी और तिरंगा कलगी, यानी कि क्या है? हाथों में लाल तिरंगे थे, माथे पे एक कलगी जैसे मुर्गी की कलगी होती है उसी तरह एक मुकुट, यानी कि मुकुट दिखाया गया है और लाल टोपी पहनाई गई है। और सार्वजनिक जगहों, यानी कि जहाँ जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में भीड़ लगती है, जैसे चौराहे वगैरह, जो अस्पताल वगैरह है, जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, वहाँ पे इसका तस्वीर लगाया गया, यानी कि उसकी मूर्ति भी लगाई गई, तस्वीर लगाई गई, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग इससे तादात्म्य स्थापित कर सकें, यानी कि एकता स्थापित कर सकें। मारियान की छवि सिक्के और डाक टिकटों पे भी अंकित किया गया और इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत, यानी कि व्यक्ति की छांव में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था।
जर्मन में बलूत का ब्रिज वीरता का प्रतीक बताया गया था। यहाँ पे रूपक शब्द का अर्थ भी बताया गया कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, इच्छा, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। ये चित्र है जिसको दिखाया गया। जैसे देखिए क्या क्या तिरंगा, यानी कि हाथ में तिरंगा, इसको कलगी बोला जाता है, मुकुट, और ये लाल टोपी। तो इस तरीके से मारियान ये जर्मेनिया का चित्र है। इसका 6वां पॉइंट है राष्ट्रवाद और साम्राज्य। करा कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवाद, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था और इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का भी इस्तेमाल कर लिया था। फिर कह रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यानी कि गंभीर राष्ट्रवादी तनाव में कौन सा क्षेत्र आया? बाल्कन सबसे बड़ा स्रोत बन गया। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जाति, यानी कि भौगोलिक रूप से भी और जातीय रूप से भी भिन्नता थी और इसमें आधुनिक देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, माल्टीनिग्रो शामिल थे। बाप रे, कैसे कैसे नाम है। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, यानी कि जो बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे उसे क्या पुकारा जाता था? स्लाव। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, यानी कि उसका जो बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, उसी के कहे अनुसार वो राज्य चलता था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति काफी विस्फोट हो गई और 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनता चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली थी और एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकल करके स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। किसके? ऑटोमन साम्राज्य के। बाल्कन लोगों ने भी आजादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार लिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विरोधी राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के लिए प्रयास के रूप में देखे गए। फिर धीरे धीरे करा कि जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया है। यानी कि उनका टकराव बहुत ही गहराई से होने लगी और बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता है। यानी कि जितने राज्य के लोग थे वो सब चाहते कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पे हम राज्य करें। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी और इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा होने लगी। यानी कि उन लोगों के बीच में बहुत ही गहरी तनाव पैदा हो गई और जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुल करके सामने भी आ गईं। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी और इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है, चित्र संख्या 20 है। करा कि ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मानचित्र, यानी कि जब ब्रिटिश साम्राज्य अच्छे से स्थापित हो गया तो वहाँ के लोग यशगान करते हुए चित्र दिखाया गया है।
फिर लास्ट पॉइंट है हमारा साम्राज्य से जुड़ करके राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप की महाविपदा की ओर ले गए हैं। 1914 यानी कि क्या है, यह प्रथम विश्व युद्ध का डेट है। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे और हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए थे इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, किंतु वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यानी कि जितने भी राज्य थे वह सभी अपना, जितने भी देश थे वो सभी अपना क्या करना चाहते थे कि सभी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और सभी इसी के संघर्ष में जुट गए। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी थी और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार की समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, यह स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। यानी कि यह स्वाभाविक रूप से मान लिया गया कि हर देश को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में गठित किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद से कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद होता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय समाप्त होता है। बच्चों पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो नोट्स भेजे जा रहे हैं उसे भी तैयार करिएगा, नोट्स बनाइएगा और अच्छे से जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये इम्पोर्टेंट जो शब्द दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, नए नए शब्द दिए गए हैं, इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है एक बार ज़रूर कंफर्म करके बताइएगा, आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।